तो रूस यूक्रेन युद्ध की महा कवरेज लगातार जारी है और फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध से जुड़े हुए हालातों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। यूक्रेन के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हैं, साथ ही विदेश सचिव भी इसमें शामिल हैं और कई बड़े अधिकारी मौजूदा हालात पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ऑपरेशन गंगा को लेकर आखिर क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम बातों का इस वक्त इस चर्चा में जिक्र हो रहा होगा। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं यूक्रेन के हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हाई लेवल मीटिंग। ऑपरेशन गंगा के तहत कैसे यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाए और लगातार ये सिलसिला जारी भी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही देखिए यूएनएससी की तरफ से भी आज एक विशेष सत्र बुलाया गया है। भारतीय समय के अनुसार रात 1:30 बजे यह बैठक होगी यूक्रेन को लेकर। सुरक्षा परिषद का विशेष सत्र जो कि रात 1:30 बजे बुलाया गया है। भारतीय समय के मुताबिक आज रात 1:30 बजे यूक्रेन युद्ध संकट पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। यह बड़ी खबर जिसमें अभी के मौजूदा हालातों को लेकर इस विशेष सत्र को बुलाया गया है यूएनएससी की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ कई सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिकागो से मधु भाटिया झा हमारे साथ हैं और रोमानिया भी चलेंगे जहां से हमारी सहयोगी पूनम जोशी भी बनी हुई है। लेकिन पहले शिकागो का रुख कर लेते हैं। मधु भाटिया झा हमारे साथ हैं वहां से। मधु भाटिया, क्योंकि आज आधी रात भारतीय समय के मुताबिक लगभग 1:30 बजे सुरक्षा परिषद की ये बैठक होने वाली है, इससे जुड़ी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, ये वही रेजोल्यूशन पेश करने की बातचीत हो रही है जिस पर वीटो किया था रूस ने। अब आज दोपहर को जो ये यहाँ पर अमेरिका के हिसाब से 3 बजे ये होगा, तो ये रेजोल्यूशन वहां पे फिर से पेश किया जाएगा कि इस रेजोल्यूशन को जनरल असेंबली में पेश किया जाए। तो इसमें वीटो पावर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। 15 में से 9 देशों की सहमति चाहिए जो आराम से मिल जाएगी और इसके बाद इस रेजोल्यूशन को जनरल असेंबली में पेश किया जाएगा। तो ये एक सिर्फ प्रोसीजरल वोट है। तो इस प्रोसीजरल वोट के बाद जब जनरल असेंबली में इसको पेश किया जाएगा तो 193 देशों में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए इस रेजोल्यूशन को पास होने के लिए। यानी औपचारिक तौर पर दर्ज किया जाएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ये इस रूस के हमले की निंदा करती है और एकजुट है इस मसले पर कि ये जो रूस ने हमला किया है यूक्रेन पर ये गैर कानूनी है। तो जनरल असेंबली में पेश कब किया जाएगा ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन यूएनएससी में सिर्फ जनरल असेंबली में पेश करने के लिए सहमति का वोट लिया जाएगा। ठीक है मधु, आप हमारे साथ रहिए, मैं आगे भी आपसे बात इसको लेकर करूंगी। तो फिलहाल देखिए यूएनएससी भारतीय समय के अनुसार विशेष सत्र जो बुलाया गया है वो लगभग रात 1:30 बजे बुलाया गया है। अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। प्रणय हमारे साथ हैं। प्रणय, आपके पास क्या जानकारी है? फिलहाल आप बता रहे हैं कि लगातार धमाकों की आवाजें भी सुनी जा रही हैं, अभी क्या अपडेट है वहां से? देखें आप, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि राजधानी कीव इस समय रात के वक्त किस तरीके की नज़र आ रही है। सन्नाटे में इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव है। लाइटें बेहद कम जलाई गई हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि खतरा अब भी कीव के ऊपर मंडरा रहा है। गोलीबारी का बमबारी का खतरा मंडरा रहा है और दूर से आती हुई कभी कभी धमाकों की जो आवाज़ है जो शहर के अलग अलग कोनों से आ रही है, जो बताती है कि कीव के इर्द गिर्द के कई इलाकों के अंदर, चाहे ओबराइज के इलाके में जो कीव का जू है उसके पास में लड़ाई चल रही है। और ये भारतीय दूतावास जो है कीव में उससे महज चंद 3-4 किलोमीटर के फासले पर है। इसके अलावा जो यहाँ वसले कीव का एयरबेस है जो कि करीब यहाँ से जहाँ हम हैं वहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ भी लगभग 2 दिन से भीषण लड़ाई चल रही है। और इसके अलावा और भी जो आसपास के इलाके हैं इन तमाम जगहों पर लड़ाई चल रही है। और यही वजह है कि कीव में इस समय में कर्फ्यू लागू किया गया है, लोगों को निकलने की इजाजत नहीं है। कीव चौतरफा मुश्किलों से घिरा हुआ है और इसीलिए कर्फ्यू यहां पर लागू किया गया। आप रहिए प्रणय हमारे साथ। अब पूनम का रुख करेंगे रोमानिया, क्योंकि रोमानिया वो जगह जहां से निकाला जा रहा है फंसे हुए लोगों को। फिर से पूनम का रुख कर लेते हैं। पूनम, अभी कोई और अपडेट वहां से मिल रहा है? फिलहाल लेटेस्ट अपडेट यही है कि जो भी बच्चे आज यहाँ पर लाए गए थे, लगभग 500-550 बच्चे यहाँ पर आए, जिनमें से कि 350 बच्चों को दिल्ली की फ्लाइट में रवाना कर दिया गया है। बाकियों को हॉस्टल्स में
रुकवाया गया है और आज रात को और बच्चों के आने की पॉसिबिलिटी है और फिर कल सुबह शायद एक और फ्लाइट यहाँ से जाएगी जिसमें बच्चों को दिल्ली या फिर बॉम्बे जहाँ पर भी भेजा जाएगा। और इसी हिसाब से ज्यादा बच्चे और लाए जा रहे हैं क्योंकि हजारों की तादाद में, अभी तक कुछ ही 100 बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं और वापस देश भेजे गए हैं। कई हजार बच्चे वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं यूक्रेन में और जो कि 30 घंटे से जारी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर लोग हैं जो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें यहां से निकाला जाए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए आप, यूक्रेन और रूस इस वक्त जंग के हालातों में आमने सामने हैं और इसके मायने बड़े हैं। उनमें से एक मतलब भारत का भी है। रूस के साथ अपनी नजदीकियों की वजह से चीन भी अपने इलाके में ऐसा ही कुछ करने की हिमाकत कर सकता है। ऐसे में भारत को जरूरत वक्त रहते रूस, चीन, पाकिस्तान के बीच बने रहे एक्सिस का इलाज ढूंढने की है। ये तस्वीरें हैं हाल ही में खत्म हुए बीजिंग विंटर ओलंपिक की। इसमें एक बात गौर कीजिए, ये जो टीम गोल्डन ड्रेस इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो यूक्रेन की टीम है। और ये देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जैसे ही उनके सामने यूक्रेन की टीम दिखाई दी, उन्होंने आंखें बंद कर ली, ऐसा लगा कि वो सो रहे हों। अब देखिए विंटर ओलंपिक के समारोह में हिस्सा लेने से पहले की ये तस्वीर, जिसमें शी जिनपिंग कितनी आत्मीयता से मिल रहे हैं पुतिन से। दोनों के बीच एक केमिस्ट्री साफ दिखाई दे रही है। जिस विंटर ओलंपिक के समारोह में भारत, अमेरिका समेत दर्जनों देशों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था, उस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे पुतिन ने जता दिया कि विश्व के नए समीकरण अब किस रास्ते मुड़ने वाले हैं। भारत को रूस, चीन और पाकिस्तान के बन रहे नए एक्सिस से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर अमेरिका की साख घट रही है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा कोई देश उठा सकता है तो वो है चीन। दूसरी तरफ रूस और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं। अब एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए इस समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसी दिन इमरान खान पहले से तय यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे और वहां उनकी अगवानी करने पहुंचे उप विदेश मंत्री को इमरान ने कहा था कि वो बेहद रोमांचक मौके पर मॉस्को पहुंचे। इमरान के बयान का मतलब है बहुत बड़ी संवेदनहीनता। मतलब जिस वक्त रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, वो दिन इमरान के लिए रोमांचक दिन था। उनकी इस बोली की अपने घर में ही काफी शिकायत हुई और बाहर तो हुई ही। अब हम आपको इमरान की पुतिन से मुलाकात वाली ये तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, इमरान और पुतिन की मुलाकात के बीच एक छोटी सी टेबल है और इसके साथ ही देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पुतिन की बैठक कितनी बड़ी टेबल पर हो रही है। और इसके साथ ही देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री जब रूस के दौरे पर गए थे, तब भी पुतिन और मोदी के बीच एक छोटी सी टेबल थी। यूक्रेन की राजधानी कीव से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से छोटी टेबल पर बात क्यों की। दरअसल कूटनीति में टेबल की भी खासी अहमियत होती है। बड़ी टेबल का इस्तेमाल अक्सर औपचारिक वार्ताओं के लिए, बड़ी घोषणाओं या संधियों के लिए किया जाता है, लेकिन छोटी टेबल पर अगर दो नेता बातचीत करते नजर आते हैं तो कहीं न कहीं वो नजदीकी या करीबी दिखाने की कोशिश करते हैं। जाहिर तौर पर अगर रूस पाकिस्तान से अपनी नजदीकी दिखाने की कोशिश कर रहा है तो ये भारत के लिए भी संदेश है, और संदेश चिंता बढ़ाने वाला जरूर है। भारत की चिंता रूस और चीन के गठजोड़ को लेकर है। यूक्रेन विवाद के दौरान चीन पूरी तरह से रूस के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वही चीन जिसके साथ भारत का पिछले 2 सालों से पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर सीमा विवाद चल रहा है। देखो, चीन जो है इस युद्ध को बड़े ध्यान से देख रहा है। अगर तो रशिया को सक्सेस मिलती है तमाम कंपल्सरी कंस्ट्रेंट्स के बावजूद, और अमेरिका वगैरह वैसे कुछ नहीं कर सकता, तो चाइना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ताइवान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, हिंदुस्तान के साथ कर सकता है। लेकिन अगर उसको साफ तौर पे नज़र आया कि यहाँ रशिया खुद फंस गया है, रशिया ने ओवरवेलमिंग ताकत इस्तेमाल की है, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सबको इस्तेमाल किया है। उसके बावजूद भी जो उसके इनिशियल प्लान थे कि 48 घंटे के अंदर यूक्रेन की आर्मी को सरेंडर कर लेगा, सत्ता परिवर्तन कर लेगा, उसमें किसी प्रकार की सक्सेस नहीं मिली और अभी साफ तौर पे नजर आया कि रशिया फंस रहा है वहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ हुई वोटिंग में भारत अनुपस्थित रहा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो ना तो रूस के पक्ष में है और ना ही यूक्रेन के। भारत तो सिर्फ युद्ध के खिलाफ है। भारत के साथ चीन तीसरा ऐसा देश है जो वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहा था। तीसरा देश है UAE।
लेकिन भारत के माथे पर बल इसलिए पड़ सकता है क्योंकि चीन खुलकर रूस के समर्थन में आ गया है। चीन और रूस की नजदीकियां इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। लेकिन इस दोस्ती और दुश्मनी के खेल में कहीं भारत तो नहीं पिस जाएगा। रूस, चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ और यूक्रेन युद्ध के बाद उभर कर सामने आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर भारत के विदेश सचिव ने भी कहा था कि युद्ध को लेकर पैदा हुए वैश्विक तनाव के प्रति भारत गंभीर है। परिस्थितियां बदल गई हैं और ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में अपने देश के हितों को लेकर, अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हर जरूरी काम करने की जरूरत है। ये 60 के दशक वाली स्थिति बन रही है, जब रूस और अमेरिका क्यूबा मिसाइल विवाद में फंसे हुए थे और चीन ने भारत पर आक्रमण करके अक्साई चेन छीन लिया था। आज भी वही परिस्थितियां दोहराई जा रही हैं, क्योंकि चीन की पीएलए सेना एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख से सटी पीएलसी पर पिछले 2 सालों से डेरा जमाए बैठी है। माना जा रहा है कि चीन के 50,000 से भी ज्यादा सैनिक और बड़ी संख्या में टैंक, तोप, मिसाइल और लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख के दूसरी तरफ चीन सीमा में मौजूद हैं। चीन का मैंने जैसे कहा असर तो पड़ सकता है अगर रशिया को जीत होती है। तो अगर रशिया वहाँ जीतता नहीं और फंस जाता है, अगर आपको याद होगा तो अफगानिस्तान में जब आया था सोवियत यूनियन तो 48 आवर्स में उन्होंने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर दिया था। लेकिन 9 साल के बाद में क्या हुआ, रशिया हारा, वियतनाम में अमेरिका हारा, इराक में अमेरिका हारा, अफगानिस्तान में अमेरिका हारा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी सुपर पावर किसी छोटे नेशन को भी नहीं हरा पाया। खास करके जब उसको बाकियों का सपोर्ट हो, मॉरल सपोर्ट हो, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट है और उसको हर प्रकार का असला और वेपन्स मिल रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। हमको तो इस माफी का कुछ नहीं चाहिए। वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ और वी हैव नाउ अ स्टेबल बेस ऑफ आवर ओन। उसके बावजूद अगर चीन फिर भी पंगा हमसे लेता है तो मेरे को लगता है वो ज़बरदस्त भूल होगी उसकी। हालांकि चीन के खिलाफ भारत ने भी मिरर डिप्लोमेट कर रखी है, यानी करीब 50,000 सैनिक और चीन के बराबर हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान सीमा पर मौजूद हैं। सामरिक जानकार मानते हैं कि भारत अब 1962 के युद्ध वाला भारत नहीं रह गया है। आर्थिक तौर से और मिलिट्री पावर के तौर पर आज भारत की गिनती दुनिया के सुपर पावर देशों में होने लगी है। डिप्लोमेसी में भी भारत आज दुनिया के सबसे ऊपर पायदान पर है। रूस हो या अमेरिका या फिर दक्षिण पूर्व एशियाई देश या फिर खाड़ी के देश, आज भारत के उनसे अच्छे संबंध हैं। गलवान घाटी की लड़ाई में भारत ने जिस तरह चीन की सेना को जबरदस्त टक्कर दी, उससे साफ है कि चीन भी अब भारत के खिलाफ कोई भी मिस एडवेंचर करने से पहले 1000 बार सोचेगा। रूस को लेकर यह अमेरिका का बड़ा दावा। रूस के 2009 सैनिक यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। मारियोपोल की तरफ रूस के सैनिकों की ये बढ़त बताई जा रही है। 2000 मरीन कमांडोज हैं जो बढ़ रहे हैं यूक्रेन की तरफ। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर है और खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन के देशों ने एक बड़ा फैसला किया है। यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन को हथियार खरीद कर देंगे। पहली बार हथियार खरीदेगा यूरोपियन यूनियन और ये यूक्रेन को मदद की जाएगी। हथियार भेजे जाएंगे यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से, और साथ ही रूस के विमानों पर बैन भी लगा दिया गया है। तो रूस के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से हथियार खरीद कर भेजे जाएंगे यूक्रेन की मदद के लिए, और रूस के लिए जो एयर स्पेस है इन देशों का वो बैन कर दिया गया, यानी कि उनके एयर स्पेस से होकर रूस का कोई भी विमान नहीं गुजर पाएगा। अपना एयर स्पेस रूस के विमानों के लिए बंद कर दिया है। और यूक्रेन के लिए मदद का इंतजाम कैसे किया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने मिलकर यह फैसला किया है कि हथियार खरीदे जाएंगे और यूक्रेन को भेजे जाएंगे। देखिए, रूस की गिनती दुनिया की महाशक्तियों में होती है। यूक्रेन के साथ जब रूस ने जंग छेड़ी तो एक्सपर्ट मान रहे थे कि अगर यूक्रेन के साथ दुनिया के दूसरे देश ना आए तो ये जंग 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन अब 4 दिन हो चुके हैं, जंग जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वार्ता को लेकर बार बार शर्तें लगा रहे हैं। सवाल यह है कि यूक्रेन को आखिर जंग जारी रखने की ताकत मिल कहां से रही है।
हम अपने देश को आजाद कराने के लिए जब तक जरूरी होगा लड़ते रहेंगे। अगर बच्चे शेल्टर होम में पैदा होते हैं तो इस देशभक्ति युद्ध में दुश्मन की कोई संभावना नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये यलगार रूस के लिए है। जेलेंस्की का रुख साफ है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। यूक्रेन के आम नागरिकों के हाथ में उन्होंने बंदूक थमा दी है। वहां के सांसद नेता भी हथियार उठा चुके हैं। वो रूस के साथ वार्ता के लिए तैयार तो हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। जेलेंस्की ने बेलारूस के मिन्स्क में वार्ता के रूस के ऑफर को ठुकरा दिया है। जेलेंस्की की ये चुनौती तब है जब रूस की फौज ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों में तबाही मचाई हुई है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर उसका कब्जा है। यूक्रेन के 800 से ज्यादा सैनिक ठिकाने रूस तबाह कर चुका है। गैस और तेल प्लांट पर वो लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन पर रूस 5 तरफ से हमला कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जेलेंस्की डटे हुए हैं। आखिर कैसे? जब ये जंग शुरू हुई थी तब ये लग रहा था कि यूक्रेन रूस जैसे ताकतवर देश के सामने 1-2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएगा और घुटने टेक देगा। जिस तरह शुरुआती दिनों में रूस ने हमला बोला, उससे ये बात सही साबित होती नजर आ रही थी। रूसी सेना कीव शहर के काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन यूक्रेन अब भी रूस को चैलेंज कर रहा है, तो उसके पीछे हैं वो देश जो लगातार उसकी मदद कर रहे हैं। जी हाँ, भले ही कूटनीतिक बंदिशों के चलते अमेरिका और नेटो के देश यूक्रेन को सैनिक मदद न कर पा रहे हों, लेकिन ये देश उसे लगातार हथियार मुहैया करा रहे हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये देश भी रूस से लड़ाई लड़ रहे हैं। चेक रिपब्लिक से यूक्रेन जा रही इस ट्रेन को देखिए, इसमें हथियारों का पूरा जखीरा मौजूद है। इस ट्रेन में मशीन गन, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल और पिस्टल लदी है। यही नहीं, इनकी गोलियां भी यूक्रेन ले जाई जा रही हैं। इनकी कीमत करीब $8.6 मिलियन है। चेक रिपब्लिक 4000 बम पहले ही यूक्रेन भेज चुका है। ये तो सिर्फ एक देश से पहुंचे हथियार हैं, दूसरे देश भी ऐसी ही मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने सैन्य सहायता के लिए $350 मिलियन दिए हैं। इसके अलावा बख्तर रोधी उपकरण, छोटे हथियार, गोला बारूद भी पहुंचाया गया है। जर्मनी ने 1000 टैंक रोधी हथियार, 50 हवा में मार करने वाली मिसाइल भेजने का ऐलान किया है। ब्रिटेन ने लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में मदद की पेशकश की है। नीदरलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजेगा, जबकि राइफल, रडार सिस्टम, माइन डिटेक्शन रोबोट समेत कई उपकरण वो पहले भेज चुका है। कुल मिलाकर 28 देश यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। We are already providing significant support in terms of non-lethal aid, but I've just spoken with the Defence Minister and we'll be seeking to provide whatever support we can for lethal aid through our NATO partners. आपको याद दिला दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सहयोगी देशों से हथियारों की मदद मांगी थी। सवाल ये है कि बिना ट्रेनिंग के इन हथियारों का इस्तेमाल कैसे होगा। सवाल ये भी कि इन हथियारों के दम पर रूस की बड़ी फौज का सामना कितने दिन कर पाएगा यूक्रेन। और बड़ा सवाल ये कि जंग जितनी लंबी खींचेगी, विश्व युद्ध का संकट उतना ही ज्यादा गहराएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद बेलारूस से हेलीकॉप्टर मिसाइल यूक्रेन में ना घुसे, ये मांग की गई है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से। बेलारूस की सेनाएं यूक्रेन में दाखिल ना हो, ये भी कहा गया। जो बातचीत हुई थी उसमें जेलेंस्की ने बेलारूस के राष्ट्रपति से बात की और दोनों ही राष्ट्रपतियों के बीच ये जो बातचीत हुई है उसमें भरोसा भी एक दूसरे को दिलाया गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद जेलेंस्की का ये बयान कि हमें भरोसा मिला है, जो मांग उनकी तरफ से रखी गई थी। सैनिकों की मौत की बात कबूली है और कहा कि हमारे कई सैनिक युद्ध में मारे गए और कई घायल भी हुए हैं। न्यूज एजेंसी है एएफपी, जिसके हवाले से ये खबर सामने आई है, इसका दावा है कि रूस ने इस बात को अब स्वीकार कर लिया है कि युद्ध में उसके सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा है।
तो हमारे कई सैनिक मारे गए हैं और साथ ही घायल भी हुए हैं। रूस का ये पहली बार कबूलनामा, युद्ध में सैनिकों की मौत की बात का दावा यहां पर एएफपी, जो कि न्यूज एजेंसी है, उसकी तरफ से किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।